और वो नहीं आया आज। तो बताओ, मैंने कुछ कहा था कि भाई अब क्या करना है, सॉल्वेंट शो करना है। सॉल्वेंट के बारे में कोई जानकारी है? क्या जानकारी है? जनरली लिक्विड होता है। जनरली लिक्विड होता है। चलो अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ पर दरवाजा लगा दो। क्या नाम है? स्टेन। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी तो बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी में बताइए, क्या बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी साक्षी रोजवाल एंड आयरन राजपूत। न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने बताई थी कि कौन न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी अटैक करता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना। जैसे कि मैं पूछूं आपसे, ये मैं बता चुका हूँ, OH माइनस और H2 बताओ इनमें से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास पॉजिटिव वाले हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, बताओ कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। H2 ये बताया नहीं, बताया नहीं, बता दिया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कौन स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है। तो OH और भी नेगेटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं है। ये इस पे न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH माइनस H2। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बता दिया, ठीक है। तो चार्ज वन इज मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। SH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2S, ठीक है। OR माइनस is better nucleophile than ROH, है ना। कुल मिलाकर जिसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसके एस्पेक्ट में जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, ये तो सब पता है। हमें लिखना है सॉल्वेंट के बारे में। सो चलो जी हेडिंग डालें। सो बताओ सॉल्वेंट का काम क्या होता है। सोलवेंट एक मीडियम है जो प्रोवाइड कराता है रिएक्शन को होने के लिए। कभी कभी सोलवेंट खुद भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, कभी कभी और जनरली मीडियम को प्रोवाइड कराता है रिएक्शन, ठीक है। मेरे साथ पहले आप टेबल बनाइए, 1 2 3 4 कॉलम की टेबल बनिए। तो बनाए पहले पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और फोर्थ टेबल बनाने के साथ। तो सबसे पहले जो हम सोलवेंट लिखने जा रहे हैं वो सोलवेंट होगा हमारा नॉन पोलर। कौन सा होगा? नॉन पोलर। आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन पोलर सोलवेंट कौन कौन से होते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए वीकली पोलर, वीकली पोलर एप्रोटिक, वीकली पोलर होंगे और एप्रोटिक, एप्रोटिक सोलवेंट। एप्रोटिक का मतलब समझ लीजिए, एप्रोटिक का मतलब जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास H+ नहीं है, H+ प्रोटॉन को बनाता है, तो हाइड्रोजन प्रोटीन H+ के थ्रू ही बना सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे पोलर एप्रोटिक, वीकली पोलर, फिर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, और लास्ट होंगे हमारे पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। जो मिडिल में दो लिखे हैं ना, ये दोनों एप्रोटिक हैं, ये दोनों एप्रोटिक हैं। ये कैसा है? ये प्रोटिक है। और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पोलर है।
कैसा है, ये नॉन पोलर है, जैसे कि ऊपर लिखा है। ठीक है, हाँ जी बताएं वैभव शर्मा। ठीक, तो क्या क्या होगी जो हम हमारी रिएक्शन में यूज होंगे। सबसे पहले जो यूज होगा लिखना शुरू करें। ऐसा भी नहीं याद होनी चाहिए, बस आपको देख के पता होना चाहिए सॉल्वेंट कैसा है। CCl4 नॉन पोलर होता है, लिखना शुरू करें साथ साथ। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर प्रेजेंट होता है। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, C6H6 बेंजीन। और फोर्थ नॉर्मल हेक्सेन, ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंसिडर होगा। तो ये 3-4 सॉल्वेंट है, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये सॉल्वेंट कैसे हैं, नॉन पोलर। ठीक है, फिर वीकली पोलर तो होंगे लेकिन वीकली पोलर और कैसे होंगे, एप्रोटिक। पहला लिखिए इसमें, पहला ऑप्शन है इसमें एसीटोन। एसीटोन समझते हो, CH3 COO CH3, ये होगा हमारा एसीटोन। फिर होगा हमारा ईथर, डाई इथाइल ईथर, ETOET, डाई इथाइल ईथर। और तीसरा होगा हमारा THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन। फ्यूरोन याद है, फ्यूरिन याद है, इसको THF भी बोला जाता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन। फिर इसके बाद लिखना शुरू करेगा कौन से वाले, पोलर पोलर जो है। पहला है DMF, अभी मैं इन सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, शॉर्ट लिख लीजिए, DMS डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फाइड, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, क्राउन ईथर, एक आता है क्राउन ईथर, क्राउन ईथर स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्राउन ईथर। और एक आता है हेक्सामिथाइल फास्फोरिक एसिड, HMP, बहुत कम यूज होता है, हेक्सामिथाइल फास्फोरिक एसिड, HMP। ठीक है, अब पोलर प्रोटीन देखिए, पोलर प्रोटीन सबसे फेमस वाटर H2। ठीक है, सेकंड है मिथाइल MbOH। ये पूछा जाएगा कि भी टेबल बना दो, नहीं देख के आपको पता होना चाहिए ये होता है ये। ठीक है, MbOH मैं भी इसको ध्यान नहीं रखता ना, मेरे याद है टेबल, हाँ लेकिन देख के बता देता हूँ क्या है, ऐसे आपको CH4 एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, CH3 COOH एंड फॉर्मिक एसिड भी दिया जा सकता है, ये है हमारे। तो अगर मैं अब बताऊं, सिर्फ देख के अगर मैं बात करूं, देख के तो बता सकते हैं है ना। अब पहले इनकी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि DMF क्या है, DMF नोट करके नीचे लिखो, नोट तो नोट में पहला लिखो DMF, जो ऊपर लिखा है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DMF क्या है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो फोर ये होता है, एमाइड होता है M, और डाइमिथाइल लगाओ तो दो से ये होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड स्ट्रक्चर, शॉर्ट बोलते हैं DMF। फिर देखो DMS, डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 बीच में S, CH3 ऑक्सीजन S लगा दिया,
कहीं ना कहीं आपको ईथर की तरह दिखाई दे रहा होगा, डाइइथाइल सल्फाइड, DMSO। थर्ड, डाइइथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, एसीटोन की तरह दिखाई देगा, बस कार्बन की जगह सल्फर लगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, डाइइथाइल सल्फोक्साइड। फोर्थ, HMPA, हेक्सामिथाइल फास्फोरिक एसिड, हेक्सामिथाइल है ना, HMPA। हाँ वो आगे चलते हैं, ये तो फास्फोरिक एसिड अगर मैंने बनाया ऐसा बनाते हैं कुछ, इसमें लगा दिया मैंने N Mg2 काउंट ट्वाइस, Mg2 काउंट ट्वाइस, N Mg2 काउंट ट्वाइस, ठीक है। और फिर लास्ट में बचता है क्राउन ईथर, क्राउन ईथर देखो, क्राउन ईथर इतनी लास्ट वाले तो दोनों को ज़्यादा यूज नहीं होंगे, बस नाम होगा आपको पता होना चाहिए। क्राउन ईथर, क्राउन ईथर क्या होगा, ये होता है क्राउन ईथर 5 ऑक्सीजन लगाने, ठीक है, बस फिर इनको डबल कार्बन से जोड़ना, ये ठीक है, 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन लगाने डबल कार्बन से जोड़ सकते। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे हर एक सॉल्वेंट में। कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे लगभग, है ना। हर एक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं किस तरीके से वैरी करती है। 4 हो गए ना, 4 टाइप के। तो सबसे पहले नॉन पोलर लिखेंगे, नॉन पोलर में न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से वैरी करती है ना। तो हाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी of nucleophility of following varies in different solvent। निम्नलिखित की लिखे गए न्यूक्लियोफाइल की जैसे कि NaF, इनकी का प्रेजेंट NaCl, NaBr, NaF, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मुझे कंपैरिजन करनी अलग अलग सॉल्वेंट में किस तरीके से मिलेगी। इस जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा, बाकी सब की कोई भी चीज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कंपैरिजन ऐसे किया जाए। तो सबसे पहला सॉल्वेंट कौन सा था हमारा, सबसे पहला सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कोई भी बच्चा बताएगा इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, जीरो। एग्जांपल मैंने बताया कि CCl4 है, CH2 है, CCl4 है, CH2 है, और क्या था, दो थे बेंजीन और नॉर्मल NaCl, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, मैंने लिखा NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये तो सॉल्ट है एक तरीके से, है ना। तो मुझे आप ये बताओ, ईमानदारी से बताओ ना, ये जितने भी मैंने सॉल्ट लिखे हैं पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है, पोलर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लाइक डिसॉल्व क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो वैसे NaF के अंदर कौन सा आइटम न्यूक्लियोफाइल बनेगा, F माइनस NaCl में नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल बनती है, पॉजिटिव का तो कोई काम नहीं करता, ठीक। ये जो मैंने सॉल्ट लिखे हैं सबके सब कैसे हैं, पोलर है कि नहीं, सॉल्वेंट कैसे लिया है जी, नॉन पोलर है। तो भैया न्यूक्लियोफाइल तो तब बनेगा जब F माइनस N प्लस को छोड़कर बाहर आएगा, ये लैटिस बनेगी। सॉल्ट का लैटिस होता है, NaCl का लैटिस होता है, मैंने दिखाया वो शायद एक बार, है ना। NaCl का लैटिस होता है, हर एक का लैटिस होता है।
तो जब ये लैटिस को छोड़ेगा, जब बाहर आएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो लैटिस टूट ही नहीं रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है? ये खुद तो है पोलर, सोलवेंट है, नॉन पोलर, डिसॉल्व ही नहीं होगी। डिसॉल्व नहीं होगी तो लैटिस नहीं टूटेगा, लैटिस नहीं टूटेगा तो F- बाहर नहीं आएगा, F- बाहर नहीं आएगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देंगे। ये जो सामने मैंने लिखी है, क्यों? सोलवेंट तोड़ ही नहीं पाएगा, है ना? कुल मिलाकर मैं लिख देता हूँ नो, लिखो मेरे साथ साथ, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का डिसोसिएशन नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि सॉल्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लैटिस फॉर्म में। सॉल्ट वुड एग्जिस्ट इन लैटिस फॉर्म, लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका, इसलिए नहीं टूटेगा। फिर भी अगर हम हाइपोथेटिकली अज्यूम करें कि इनको टूटना है तो कौन सा लैटिस सबसे पहले टूटेगा? छोटा कैटायन, छोटा एनायन, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन। कहाँ आपको लग रहा है कि लैटिस जल्दी टूट जाएगा, है ना? ये जल्दी टूट जाएगा, वहाँ फोर्स प्रोटेक्शन ज़्यादा है, छोटे छोटे ना, तो सेम साइज के लैटिस एनर्जी बढ़ाओ केमिकल बॉन्डिंग पे, छोटे छोटे साइज के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक छोटा है बड़ा है, तो कौन सा लैटिस सबसे पहले टूट जाएगा? एनायन। हालांकि मान लो भाई कोई चीज पूरी 100% तो फॉलो नहीं होती दुनिया में, या होती है 100% फॉलो, मजबूर कुछ बन जाते हैं कि 100% फॉलो होते हैं। कोई भी चीज दुनिया में आइडिया नहीं, कोई भी चीज 100% फॉलो नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ लाइक दिस और लाइक, ये पोलर है नॉन पोलर है, घुलेगा, क्या ये बात 100% फॉलो होगी? 100 में से एक आधा होने की तो सकता है, घुलेगा हो सकता है 99 के हिसाब से बोलते नहीं घुला, वो जो घुलेगा तो सबसे पहले कौन हो सकता है? एनआई, क्योंकि एनआई सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि इसका लैटिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर नहीं टूटेगा तो सबसे पहले बाहर निकल के कौन आएगा? तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? I-, तो I- सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर इसके बाद Br-, फिर उसके बाद Cl-, और ये F-। ये क्या लिखा मैंने? न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो रही है। न्यूक्लियोफाइल अगर बनेगा तो अटैक कहाँ पर होगा? तो पता है कहाँ होगा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है। न्यूक्लियोफाइल अगर ये बनना है तो अटैक कहाँ होगा? कार्बन प्लस पर H+ पर, H+ पर अटैक करेगा तो फिर बेस बन जाएगा, क्योंकि बेस का नाम होता है H+ पर अटैक करना। ठीक है, पोलर पहले पोलर प्रोटीन देखो, तो ये हो गया। मैंने पहले पोलर है प्रोटीन देखो, उसके बाद क्या है? प्रोटीन है ना, दोनों की एक साथ आएंगे, ये भी प्रोटीन है और ये भी है, बस डी को स्ट्रॉन्ग का फर्क, ये वीकली पोलर है और ये स्ट्रॉन्गली पोलर है, लेकिन है तो दोनों कैसे? तो इनका केस टी की बाय है ना। तो पहला आप लिखेंगे, इसके बाद थर्ड सेकेंडरी एप्रोटिक ये पूरा लिख लेते हैं। पोलर एप्रोटिक, पोलर यस, पोलर एप्रोटिक, इनमें दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से? वीकली भी आ जाएगा, वीकली पोलर, और ठीक ठाक जो पोलर होगा, और सिंपली जो पोलर होगा, दोनों आ जाएंगे इस बात है ना। एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल बताओ क्या? एसीटोन है ना, बताओ एसीटोन वो, और वीकली और स्ट्रॉन्गली दोनों बोलते हैं डीएमएसओ है ना, डीएमएसओ और पोलर एप्रोटिक है डीएमएफ है ना, डाइमिथाइल ब्रोमाइड, और क्राउन ईथर है ना, एक्सेप्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा। पीजी ले लो, कोई ले लो, ये ले लो एसीटोन, बताओ जो भी मर्जी हो, ठीक है। तो भैया इस वक्त हमारा सॉल्वेंट कैसा है? पोलर, और जिनको न्यूक्लियोफाइल बनना है वो भी कैसे हैं? पोलर। तो सबसे पहली बात, भूल जाएंगे क्या? यस, भूल जाएंगे। लैटिस टूट जाएगा क्या? तो भूल जाएंगे तो इसका मतलब ये कि लैटिस टूट चुका है। NF NaCl
NPR ये भी पोलर है, सोलवेंट भी पोलर है, तो लैटिस तो टूट गया। टूटते ही अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि NaF का लैटिस टूटा, और लैटिस टूटने पर क्या मिला? Na प्लस F माइनस, है ना। लैटिस टूटने पर क्या मिला? Na प्लस मिला और F माइनस मिला। ठीक है, सामने वाले जो हमारे एसीटोन है, एसीटोन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव। कार्बन ऊपर क्या है? पॉजिटिव। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 इनर शेप में होगा। ठीक, यहाँ से F माइनस मिला, यहाँ से Cl माइनस मिला, यहाँ से Br माइनस मिला, यहाँ से I माइनस मिला। ठीक है, तो F माइनस को घेरने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो F माइनस को घेरने की अगर कोशिश करेंगे तो ये लिखा मैंने F माइनस, बताओ माइनस की तरफ क्या आएगा? प्लस। लेकिन उस एक्चुअल में उसकी स्ट्रक्चर ये होगी ना, एक्चुअल में तो उसकी स्ट्रक्चर ये होगी ना, होगी sp3 ट्राइहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी नहीं बनानी? बताओ क्या सही से अप्रोच हो पा रहा है इसके पास? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? CH3। लेकिन फिर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल एसीटोन के मिलकर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेंगे, घेरा बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन है ये ना, है ना, है कि नहीं है? हाँ जी, अब है क्या कहते हो? घेर लिया ना सारे मॉलिक्यूल ने, अकेले घेर लिया बेचारे को, है ना, अकेले घेर लिया। तुमने भी घेरा नहीं इसको, नहीं अकेले को? अबे घेरा, ये घेर लिया अकेले बेचारे। F माइनस का साइज कैसा है? छोटा है या ज्यादा है? छोटे साइज का है। सेम सिचुएशन भी आयोडीन के पास। देखते हैं कौन बता रहा है, कौन मतलब कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा। कॉमन सेंस, कोई केमिस्ट्री पूछेंगे, कोई केमिस्ट्री नहीं है। इसको भी घेरेंगे, क्या कहते हो? क्या नाम है इससे? घेरेंगे नहीं घेरेंगे? यहाँ भी घेरा होगा। अच्छा, घेरा होता तो क्या होता है? कुटाई होती है। घेरा होता है कुटाई, है ना? घेरा होता है कुटाई। इस वक्त क्या है यहाँ पर? साइज ठीक ठाक सा है, वहां भी घेर रखा, वहां भी घेर रखा। किसका निकल के भागना मुश्किल है? छोटे वाले किस पर होल्डिंग जबरदस्त बनी हुई है? मतलब किसका निकल, भाई इनका जो घेरा हुआ है वो तो कंफर्म है, इनका एसिडोन से सेपरेट आउट होना ऐसे ये भाई इन्होंने घेरा बना रखा अपना चारों तरफ। ये इन्होंने तो पूरी घेरा सा बना रखा ना ऐसा। ये अच्छा, एसीटोन के मॉलिक्यूल आगे नहीं आएंगे, वो जहां वहीं रहेंगे, क्योंकि जब आगे आएंगे तो फिर स्टैटिक कराउंड लगेगी ना, उनकी सीधी लग जाएगी आगे आने से। अब बताओ किस कौन आगे से निकल कर भाग सकता है? भाग जाएगा ना, वो गैप पीछे जाता है ना, तो घेर लेकिन फट जाता है, वहां तक पहुंच जाएगा, वहीं से पकड़ लेंगे कर, है ना। तो कौन निकल के भाग सकता है? कौन निकल के नहीं भाग पाएगा? उस घेर लिया, बड़े साइज का है, उनके पास तक जा रहा है। अच्छा, ये आगे नहीं आ सकते, क्योंकि आगे आएंगे का खुद का भी तो साइज है ना, तो फिर इस टाइप की कराउंडिंग आगे नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, आगे बताओ। लेकिन क्या वहां तक पहुंच रहे हैं? कौन सा आयोडीन तक ही वो पहुंच पा रहे हैं क्या? वो थोड़ा पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब F माइनस, भाई भागने का मतलब ये थोड़ी है इसे जाएगा। अरे यार, सामने तो गया है, पीछे इधर उधर। ये 3D में चल रहा है सिस्टम, 2D नहीं है भाई। ये यू भी निकल का बाहर, आप सोच रहे हो इधर तो चलेगी भैया, ऐसे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, वो तो खाली है। मैं उसी सेंस में पूछ रहा हूँ, कौन जल्दी निकल के भाग सकता है? ये पास ही भूल जाएगा, तो जो जल्दी निकल के भाग जाएगा वो अटैक जल्दी करेगा। तो बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ है? माइनस या आई माइनस? अब ऑर्डर बता दो फटाफट, दो समझा दी, फर्स्ट वाला लास्ट वाला बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद
आयोडीन में, उसका मतलब पता चला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, बड़ी बड़ी सी जाल के ग्लाइकेज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आयोडीन फंस जाता है, वो निकल जाता है, पता F माइनस आराम से निकल कर फंस जाता है, इसलिए F माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन I माइनस। ठीक है, अब वाला देखो कौन सा पोलर प्रोटीन हटा दो इसको। यस, चलो तो इसमें आप प्रोटीन में दोनों आ गए, वीकली और स्ट्रॉन्गली दोनों। पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट एग्जांपल जैसे कि वाटर और कोई भी अल्कोहल CH3OH या C2H5OH, कोई भी एसिड है ना, और जो भी एसिड। तो आपको क्या करना है, फिर से वही लिखो क्या क्या है हमारे पास, NaCl, NaBr, Na। ठीक है, बताओ इनसे क्या क्या मिलेंगे, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और ये I माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ वाटर है, वाटर की स्ट्रक्चर माइनस के पास क्या जाएगा प्लस, माइनस प्लस, ये वाटर H बहुत छोटे साइज का है, इसमें दिमाग को बना देना, ये घेरे वाला ये बहुत छोटा साइज का ना, बड़ा हो छोटा हो दोनों को अप्रोच कर लेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट चलेगा, घेराव हो रहा है ना, ठीक ठाक घेराव करेंगे, इसका भी घेराव करेंगे। अब यहाँ आपको सावधानी रखना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्लोरीन के पास आयोडीन के पास साथ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसको ज्यादा है, आयोडीन के पास या क्लोरीन के पास, डेंसिटी और पूछ रहा हूँ डेंसिटी। हाँ जी क्वेश्चन साइज छोटा, छोटे एटम पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ और एक बड़े एटम पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ, तो डेंसिटी समझ रहे हो कहाँ आ रही है, क्लोरीन के पास। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अच्छा यहाँ आपको सिस्टम नहीं कि ये आ गया है तो स्टेरिक अराउंड, लेकिन हाइड्रोजन के बहुत छोटा एटम है तो ये आराम से इसको अप्रोच कर सकते हैं, छोटा एटम और बड़ा एटम कोई एक लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, है ना। F माइनस पे पूरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा F माइनस, यहाँ अच्छा डेंसिटी ज़्यादा तो एक लेयर तो ये बनाई वाटर की, एक लेयर और बनाएगा बाहर, काफी और बना सकता है ना, पावर ज़्यादा है, ये बेचारा सिर्फ एक लेयर बनाने जाएगा, है ना। अब आपसे मैं पूछता हूँ, इसको न्यूक्लियोफाइल तब बनेगा जब इन सबको तोड़कर बाहर निकलेगा, तब डोनेट करेगा, ये तोड़कर बाहर निकलेगा, बताओ कौन आसानी से घेरे को तोड़कर बाहर आ जाएगा, घेरे का बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो डबल डबल रिएक्शन है, उसमें वजह से क्लोरीन ने क्लियर नहीं बना रखी है, ऐसे वो और भी बचे हुए मॉलिक्यूल को भी इफेक्ट कर देगा। हाँ, अब वापस से इफेक्ट और क्लियर होगा, हाँ मतलब ये एक लेयर और बनेगी इस तरीके से, वो भी इसी के अराउंड ही होगी। हाँ इसी के अराउंड ही होगी ना, इसका इफेक्ट दूर तक जाता है ना, इसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का इफेक्ट दूर तक है, तो एक लेयर और बनेगी, तो बताओ कौन जाके गिर चुका है, F माइनस, इसका निकलना मुश्किल है F माइनस, तो अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, अब अच्छा है अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का और देखेंगे तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर अब ये हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है।
बेसिक नेचर अच्छा जो पीछे मैंने केस डिस्कस करे हैं इसमें हम बेसिक नेचर देख सकते हैं। ये कौन सा ऑर्डर लिखा मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें हमें बेसिक ऑर्डर भी देखो। बेसिक नेचर का ऑर्डर वो क्या होगा? बेसिक नेचर का ऑर्डर भैया वो या तक माइनस निकल के आराम से बाहर आ जाएगा, इसमें नेगेटिव कैपेसिटी ज़्यादा है तो डोमिनेट भी ज़्यादा करेगा। ग्रुप में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेफरेंस में मत सोचना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पीरियड में लगाई जाती है, पीरियड वाली चीज़ों में लगाई जाती है इलेक्ट्रोफिसिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है तो ग्रुप में कभी भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि CH शायद मैंने पढ़ा हो CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F माइनस नेगेटिव, मैं पूछूं इसमें सबसे अच्छा बेस कौन है? शायद मैंने कहा है क्वेश्चन उसमें सबसे अच्छा बेस कार्बन है। क्यों? अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच रहा हूँ तो सोच रहा हूँ एक ही पीरियड के एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो अपने नेगेटिव को डोनेट करना पसंद नहीं करेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो आसानी से डोनेट कर देगा। सबसे अच्छा बेस कौन सा हुआ? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे अच्छा बेस ये हुआ। और सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी यही हुआ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को C+ पे जाना है, बेस को H+ पे जाना है। बात तो डोनेशन की है है ना। अब यही चीज मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लिख दिया, इसमें मैं लिखते हैं बेसिक ऑर्डर लिख दिया। भैया बेसिक ऑर्डर में बताओ F- जब जल्दी बाहर आ गया, अच्छा बेस को डोनेट कहाँ करना चाहता है? H+ डोनेट भी जल्दी कर देगा। F- ज्यादा डोनेट करेगा या H-, मैंने क्या कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ली, जिस पे ज्यादा होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हुई कॉन्सेप्ट, F पे ज्यादा चार्ज है ये ज्यादा डोनेट करेगा। तो बेसिक नेचर क्या है? F-, Cl-, Br-, I-। कुल मिलाकर बेसिक नेचर न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर दोनों सेम तरीके से वेरी करती है। किसमें? एप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों सेम पैरेलल चलती है। लेकिन आप देखो यहाँ तो सिस्टम पलट गया है ना। अच्छा आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर, अब वो कैसा, अब बताओ यहाँ क्या होगा? बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ। चलो पहले कॉमन सेंस का बताओ, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ क्या हो सकता है। मैंने कहा कि वहां से F- जल्दी बाहर निकला जाएगा तो F- जल्दी बाहर आएगा, डोनेट जल्दी करके अच्छा बेस और अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब तो F- घिरा पड़ा है ना, अब तो घिरा पड़ा है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ F- का बेसिक नेचर ज्यादा है, फिर भी कह रहा हूँ, और घिरा पड़ा है फिर भी कह रहा हूँ। ये देखो कितना डेटा घिरा पड़ा है फिर भी उसका बेसिक करो न्यूक्लियोफिलिसिटी तो समझ में आता है। घिरा पड़ा है बाहर नहीं निकल पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। भाई आप देखो ना न्यूक्लियोफिलिसिटी में डोनेशन किसको करना है? कार्बन प्लस बेस में किसको करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो पहले ही कर रहा है वो, देखो ना ये डोनेशन किसी चल रहा है हाइड्रोजन को। अच्छा बेस कौन है? Bb, F-, Cl-, Br-, I-। बेसिस की ऑर्डर चेंज हुआ, चेंज क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है दोनों का आंसर अलग से दिया है। ये चीज भी आपको क्या कहते हो अभी? ये सिर्फ प्रोटीन की वजह से हुआ है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट था। हाँ अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ये प्रोटीन की वजह से हुआ है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बेस मतलब H+ को डोनेशन वो तो हो ही रहा है, पहली लेयर में वही काम हुआ है। H+ को डोनेशन धीरे धीरे F- खींच के डोनेट कर रहा है। बेसिक नेचर तो अभी भी F- की ज्यादा है। बेसिक नेचर नहीं बदली तो क्या बदली? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है तो एक तो सोलवेंट के बारे में इतना चीज ध्यान रखिए। सोलवेंट कितने प्रकार के होते हैं? सोलवेंट मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर, एक पोलर एप्रोटिक, एक पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में दो बनते हैं, वीकली पोलर और स्ट्रॉन्ग पोलर। ठीक है फिर हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेसिस की ऑर्डर कंपैरिजन किया है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिस की ऑर्डर कंपैरिजन करोगे तो पहले नॉन पोलर में देखा, नॉन पोलर में
ऐसा क्वेश्चन आएंगे डिसोसिएशन हो गया लेकिन फिर भी देख रहा है न्यूक्लियोसिटी तो आएगी आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद पोलर में हमने एप्रोटिक में देखा, एप्रोटिक में देखा, एप्रोटिक में देख रहे थे कि न्यूक्लियोसिटी बेसिकली ऑर्डर है सेम है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन पोलर प्रोटीन में क्या है न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर अलग है, बेसिसिटी का ऑर्डर वो भी नहीं होता, हालांकि रीजन उसका अलग है, रीजन उसका अलग है। एप्रोटिक में बेसिसिटी का रीजन अलग दिया है, प्रोटीन में बेसिसिटी का रीजन अलग दिया है, बाय डिफॉल्ट आंसर से यहाँ न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर बदल गया, ठीक है। चलो अब लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, कुछ लिविंग ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लिविंग ग्रुप जिन नहीं निकलते तो उनको अच्छा बनाया जाता है ना, तो वो एक बार रिमाइंड कर देते हैं थोड़ा ना। तो लिविंग ग्रुप क्योंकि ये चीजें हम यूज होती हैं, लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था, मान लो क्योंकि हेलो एलिकेंस है तो RX दिखाई देगा आपको, RX दिखाई देगा, हेलो को तो बेंजीन X दिखाई देगा, है ना। तो हमारा एक सोलवेंट होगा, सोलवेंट क्या करेगा लिविंग ग्रुप को निकलने में हेल्प करेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा R+ और क्या बन जाएगा X-। मैंने कुछ बताया था लिविंग ग्रुप का अच्छा बाहर निकलता है जब कैटायन स्टेबल हो और आप भी स्टेबल हो, आपके घर वालों के बिना स्टेबल हो, घर वाले भी आपके बिना स्टेबल, बराबर नेक्स्ट उसका ये निकल जाए इससे आप वापस नौबत दिखा दी नहीं मैं तो कामयाब हो गए लोगों का तो मामला चल जाएगा, है ना। और मान लो या तो शाम तक तुम हार मान गए कि मैं तो घर जाऊंगा, मम्मी घर जाऊंगा, तो सब अनस्टेबल है मामला, वापस घर जाने के लिए जिद कर रहा है X- स्टेबल, ये आपके घर वाले मेरा बच्चा कहाँ है, हमको कब ऐसा होगा कहाँ होगा, सुबह वापस बुला लो, यानी कि R+ भी स्टेबल हो X- भी स्टेबल तो लिविंग ग्रुप निकल सकता है, ठीक है। सेकंड, और अगर मान लो X पे बाई चांस X+ आ जाए, अब बताओ सोल्वेंट तो लेंगे तो यार आपको मजेदार है इससे, क्योंकि निकलने पर कैसा हो जाएगा बताओ, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, तो कोई चीज निकलने पर न्यूट्रल हो गया तो उससे तो बढ़िया, ठीक है। और जो लिविंग ग्रुप नहीं, जो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते वो बनाया जाता है, जैसे अल्कोहल अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हो उस पे H+ डाल के उसके बना भी जाता है, लेकिन अल्कोहल को अल्कोहल चक्कर ग्रुप का वो तो नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। RX में क्या होगा, RX में मान लो लिविंग ग्रुप अगर नहीं निकल रहा है, तो लिविंग ग्रुप नहीं निकल रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर लिविंग ग्रुप नहीं निकल रहा है, अल्कोहल होता तो H+ मिला देते, ईथर होता तो OH+ मिला देते, ये तो फिनोल है ईथर वाले चक्कर करता हूं। बाकी एमाइन था उसमें मैंने NaNO2 प्लस CL मिला दिया था, जिससे नाइट्रोजन के भाग नहीं है, इसमें क्या करो अगर नहीं निकल रहा है, निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो क्या करो, बाहर से एक्सटर्नली किसी चीज का अटैक करेंगे, वो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, है ना, वो जबरदस्ती इस पर अटैक करेगा और उसको रिपल्सन देकर बाहर निकालेगा, तो ये बन जाएगा UR और ये हमारा क्या बाहर X-, ये बाहर से अटैक हुआ, इंटरनल चल रहा है सिस्टम, तो ये हमारा कौन सा अटैक होगा एक्सटर्नल अटैक, तो याद रखना एक्सटर्नल अटैक की मदद से भी लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। मान लो एक्सटर्नल अटैक का ऑप्शन ना हो, जैसे कि RCO- X और इससे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ Z, तो ये एक्सटर्नल अटैक का अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, ये देखो कि उसमें O- है क्या, इंटरनल अटैक से निकल जाता है, O- बनाता है बॉन्ड और X बाहर, तो ये बन जाता है RCOOZ और ये X- बाहर, ये कौन सा अटैक है इंटरनल, अपने अंदर ही हुआ अटैक इंटरनल, तो ये चार तरीके होंगे लिविंग ग्रुप को निकालने के, और हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन एक अच्छी लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन उसमें भी I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये I- का साइज ज्यादा है, डेंसिटी कम, स्टेबिलिटी कम, तो फ्लोरीन F- Cl- Br- I- बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, इन चार तरीके से हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वो ग्रुप मैंने लिखा है ना कॉमन प्रोडक्ट लिविंग ग्रुप तो लिखा है, उसमें हेलोजन भी बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप माना है, ठीक है। जिन पर प्लस आ रहा है वो तो लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो हमारे पास RX है, अभी पॉइंट्स हमें देखना, हमारे पास RX है और मैंने ले लिया यहाँ पे PP,
TPS, बताओ क्या नाम है इसको? पोलर प्रोटिक तो अच्छा, किसी भी सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आपको बताओ, है ना? फिजिक्स में आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं ना, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को कंट्रोल कर देगा, जिसकी वजह से वो दोनों चार्ज दूर चले जाएंगे। तो Rx है, Rx के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो वही होगा, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। अब आपने इसमें कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा कुछ सॉल्वेंट डाल दिया पोलर प्रोटिक, जो पहले तो इस पूरे इसको घेरेगा धीरे धीरे ना, इस पूरे इसको घेरेगा धीरे धीरे, सारे आयंस को धीरे धीरे घेरेंगे, है ना? पोलर प्रोटिक का मतलब इसमें प्लस भी है और माइनस भी। माइनस वाले इधर आएंगे, इसको पकड़ कर खींचेंगे, प्लस वाले इसको पकड़ कर खींचेंगे, और कुछ टाइम बाद बीच में क्या जाएगा? मुझे बताओ, ये सॉल्वेंट इसको तोड़ने में मदद कर रहा है ना, तो ये सब हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आपको पता है पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है 88 या 81 सुना होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पानी ऐसे ओवर तोड़ना हो तो पानी बहुत अच्छा होता है, आराम से तोड़ेगा। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो यहाँ ये प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, जो तो आराम से इसकी लैटिस को थोड़ा अलग कर देगा, तो ये R प्लस अलग मिल जाएगा और ये X माइनस अलग। मतलब अगर आपको लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना हो तो किस सॉल्वेंट की मदद लेंगे? TPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आप मदद लेंगे अगर आप लिविंग ग्रुप को आसानी से बाहर निकालना, ठीक है? और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, श्री मलिक इस सोच को बढ़े, इस सोच को यहाँ पर लेकर आओ। ये जो कार्बन कैटायन है, ये जो कैटायन है, ये कैसा होना चाहिए? स्टेबल अनस्टेबल? ये अनस्टेबल होना चाहिए, ये स्टेबल कैटायन होना चाहिए। फिलहाल के तौर पर आप याद रखें ये सेकंड डिग्री से अच्छा कार्बन कैटायन होना चाहिए किसी भी हाल। स्टेबल कैटायन सेकंड डिग्री से अच्छा होना चाहिए, जैसे कि 3 डिग्री बेंजीन का कार्बन, बेंजीन के बाद जिस पॉजिटिव चार्ज 5 चार्ज मिले, सेकंड डिग्री से स्टेबल कैटायन। अगर सेकंड डिग्री है तो क्या हम केस बात करेंगे वहां भी हो जाती है, तो वहां एक्स्ट्रा और चीजें नहीं पड़ती, वहां आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि ये R प्लस मतलब आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, आपके घर वालों को दम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, वापस से जुड़ जाएगा, ठीक है? तो कैटायन क्या होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री हो या बेंजीन के बाहर का कैटायन हो। अभी कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को लिखा। फिर इसके बाद दूसरा तरीका भी क्या होता है RX में एक और तरीका क्या था? अगर मान लो X निकल के नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे? एक्सटर्नल अटैक या इंटरनल अटैक? पहले एक्सटर्नल अटैक को प्रेफर करेंगे, तो एक्सटर्नल अटैक के लिए हम क्या लेंगे? पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हम चाह रहे हैं कि अपने आप ना निकले, हम ये खुद भी चाह रहे हैं कि अपने आप X ना जाए, और बाहर से क्या लेकर आएंगे? एक्सटर्नल चीज, है ना? अब मुझे बताओ ईमानदारी से, अगर मैं एक्सटर्नल चीज लेकर आ रहा हूं, देखो मैंने ये पास कर लिया, इसको रीजन दे रहा हूं, Nu माइनस है, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। इसको कहां पर अटैक करना है? अगर इसको चारों तरफ से घिरवा दूं, इसे घेर लो, आ पाएगा ना? अगर मैं इसको चारों तरफ से घिरवा दूं तो ये आ पाएगा क्या? अब याद करो एप्रोटिक वाली सिचुएशन, F माइनस निकल कर भाग गया था घेरे में से, I माइनस निकल के नहीं आ पा रहा, है ना? तो मैंने क्या किया है? पास। अगर घेरना भी चाहा तो F माइनस निकल कर भाग रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ज्यादा आयोडीन में निकल कर आता है, लेकिन जल्दी कौन आएगा? F माइनस। कुल मिलाकर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को फर्क नहीं डालेगी। यही अगर मैं पीपीएस ले लूं तो जबरदस्त वाटर घेर लेगा न्यूक्लियोफाइल को, और जैसे ही घेरा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म, जिसके में सॉल्वेंट क्या लगा? पास। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का घेराव ना हो, अगर घेरा हो तो वो आराम से छूट कर बाहर आ जाएगा। अच्छा, सॉल्वेंट ना लूं तो ये मीडियम कहां से लोगे? मीडियम में तो चाहिए रिएक्शन कराने के लिए,
छोटे मतलब किसी है ना? नहीं सर हम तो नहीं लेंगे, फिर क्या करोगे? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सब्जी बना रहे पानी मत डालो, आप बताओ क्या करोगे? नमक मिर्च जैसे मिलाओ सबकी, आलू मिलाओ वैसे खा लो, जो टेस्ट में आएगा कोई टेस्ट नहीं आ जाएगा। तो पानी का है ना, आटा मत मिलाओ पानी ऐसे गूंदो, बनाओ ऐसी रोटी। कोल्ड ड्रिंक में भी पानी है, उसमें भी कोल्ड ड्रिंक में भी तो वाटर ही है, ऐसी डाल खाओ। सोलवेंट तो लेनी पड़ेगा भैया, मिक्सिंग कैसे कराओगे सोलवेंट की? कुछ ना कुछ तो लोगे ना, वेट चीज, वेट समझ कोई चीज आपस में मिक्स कर दो, बिना इसके कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो बताओ यहाँ से क्या बाहर x, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये r, यहाँ से क्या बाहर हो गया x-। ठीक है, अब एक चीज हो, अगर वो बैक से अटैक कर रहा है, चलो मुझे बात बताओ, चलो फिर समझ लो, अगर ये बैक से अटैक कर रहा है तो r पर अटैक करना है, तो उसको मान लो खुला चाहिए, घिरा हुआ चाहिए, r घिरा हुआ चाहिए से या खुला चाहिए? खुला चाहिए, मतलब 1 डिग्री बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं, 3 डिग्री में 3 मिथाइल्स को घेरे रखेंगे, मतलब इस केस में r कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री, यहाँ r मस्ट बी 1 डिग्री। 2 डिग्री होगा तब होगी कि नहीं होगी वो हम बात में करेंगे, अभी फैसला 3 डिग्री और 1 डिग्री का होगा, ये 3 डिग्री होगा x निकल जाएगा आराम से, क्योंकि r स्टेबल है, 1 डिग्री होगा तो न्यूक्लियोफाइल जाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जाना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कोई इसे घेर के रखे, तो पोलर इलेक्ट्रोनिक सॉल्वेंट आना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे कि आप रिएक्शन देखोगे, अच्छा सोलवेंट का काम क्या होगा? सोलवेंट का काम होगा बॉन्ड को तोड़ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से कैटा एलिमेंट को लगा, अभी बता है ना, जैसे कि इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इक्वेशन CH3 C CH3 CH3 Br, और मैंने सोलवेंट ले लिया है यहाँ पर H2O। सिर्फ सोलवेंट देख के नहीं बताएंगे रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट को देखो, सोलवेंट को देखो, सोलवेंट है PPS, और रिएक्टेंट ऐसा है कि Br निकलने के बाद टर्शरी कार्बन बनेगा जो कि सेकेंडरी कार्बन कैटायन है ना, उसका मतलब ये आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, आराम से बाहर निकल जाएगा, किसी न्यूक्लियोफाइल बाहर से या एक्सटर्नल को एक्सटर्नल अटैक कराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब Br माइनस आराम से निकलेगा, आराम से निकलने के बाद जो कार्बन कैटायन बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री का, जो कि कैसा कार्बन कैटायन है? स्टेबल, Br माइनस बाहर निकल जाएगा, स्टेबल कार्बन कैटायन है, ठीक है, आराम से है ना। पहला स्टेप में वाटर का क्या काम है? वाटर H2 का पहले स्टेप में क्या काम चल रहा है? सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और क्या काम कर रहा है? कांस्टेंट की मदद से इस C और Br को इधर से कुछ वाटर की मॉलिक्यूल उधर से पकड़ लीजिए, कुछ वाटर की मॉलिक्यूल उधर से पकड़ लीजिए, दोनों कौन की जान लगाते हैं, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। पीछे डायग्राम बनाया नहीं बनाया था, ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर कौन सा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव के पास ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ घेर लेंगे, Br माइनस को वाटर के हाइड्रोजन घेर लेंगे, वो इधर से पकड़ कर खींचेंगे, वो इधर से पकड़ कर खींचेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा? ताकि Br पर नेगेटिव आए, कार्बन पर पॉजिटिव आए। अब जब C+ बनेगा, C+ को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और स्टेबल रखेंगे, Br माइनस को मिलेगा, Br माइनस को वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसको स्टेबल रखेंगे, कुल मिलाकर स्टेबल है। अब इसके बाद ये तो प्रोडक्ट नहीं हुआ, फिर अब आएगा वाटर, बताओ वाटर के लॉन्ग पेयर क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और सामने कार्बन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बोलो अटैक हो जाएगा। जैसे अटैक होगा तो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म, कार्बन में ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा भैया? पॉजिटिव। अगले स्टेप में ऑक्सीजन अपने प्लस को न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, यानी कि H को निकालेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो पीछे पहुंच जाओगे। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CCH3CH3OH, प्रोडक्ट क्या बना बताओ? एल्कोहल। तो पहली जब हमने फर्स्ट स्टेप करा, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही चीज काम की हमारे, वाटर तो सिर्फ तोड़ने में मदद कर रहा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो इसका चल रहा है। तो पहला स्टेप सबसे स्लो था, पहला स्टेप क्या हमारा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। H2O सोलवेंट था, क्या सोलवेंट दूसरे स्टेप में खुद न्यूक्लियोफाइल बन गया, H2O सोलवेंट भी और H2O न्यूक्लियोफाइल। बहुत सी रिएक्शन में ऐसा होता है सोलवेंट के बाद में न्यूक्लियोफाइल बनता है, और बहुत सी रिएक्शन में ऐसा होता है सोलवेंट अलग लेना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल अलग लेना पड़ता है,
ठीक है, जब मेरा पानी से काम चल रहा है तो मैं न्यूक्लियोफाइल क्यों लूँ, ठीक है। और अगर लेंगे तो उसको वैलिड रीजन होगा कि ये क्यों ले रहा है, कि हमें उसकी तरह से कोड बनाना होगा, है ना। कोई और नहीं बनाना होता तो फिर लिया जाता है। मान लो कुछ और बनाना होता तो मान लो आपको OH की जगह O ET लगाना होता तो ईथर लेता है ताकि वो टेक करेगा, तो कुछ और मैं इतनी एल्कोहल लेता ET को OH, ठीक है, वो देखने वाला। तो मुझे बताओ Br की जगह रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, Br की जगह OH आ गया, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको एलिमिनेशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। बताओ अभी तुम बताओ क्या कहते हैं। तुम्हारा आज की क्लास चल रही है, उसको तुमने दूसरे पीरियड लिया तो उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ना। Br की जगह क्या है OH, उसको क्या बोलेंगे, बोलो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो H2O है वो क्या बना है, बेस बना है, न्यूक्लियोफाइल बना है, क्या बना है, न्यूक्लियोफिलिक, बोल न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। जो पहला स्टेप है जो कि RDS स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल एक्चुअल में रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल, एल्कीन हाइड्राइड पार्टिसिपेट कर रहा है या वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा या सिर्फ एल्काइल हाइड्राइड डिसाइड करेगा, एल्काइल हाइड्राइड, वाटर का रेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो तो तोड़ रहा है, उसका कोई काम नहीं। जितने ज्यादा एल्काइल हाइड्राइड के मॉलिक्यूल होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, जितनी कम वाटर कम ज्यादा देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम पानी लो लोगे जल्दी उड़ जाएगा, ज्यादा लोगे तो नहीं उड़ जाएगा, वोल्ट मतलब जो इस रिएक्शन का रेट होगा अल्टीमेटली किसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, Rx की पावर 1। तो बताओ किस ऑर्डर की रिएक्शन है, 1, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 1, तो कौन सी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम क्या हो गया, SN1 रिएक्शन, ये है हमारी SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। S for substitution, N for nucleophilic, 1 for unimolecular, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और रिएक्शन का ऑर्डर भी बदल रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 1 मतलब मॉलिक्यूलरिटी, और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर भी 1 और मॉलिक्यूलरिटी भी 1, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है, वो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ जो लिखा है वो मॉलिक्यूलरिटी बता रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये रिएक्शन में पहले वाटर आया है, इसको घेरा कैटायन बना, एनायन बना, देखो यहाँ भी तो वाटर की मॉलिक्यूल होंगे जो घेर के रखे होंगे, इसको भी घेर के रखे होंगे, मतलब दोनों का सॉल्यूशन, तो ये हुआ। अब अगर मैं क्वेश्चन दो उसमें कोई प्रोडक्ट लिखो तो रिएजेंट लिखो तो करके दिखाओगे, है ना। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दूं क्या, सी सेकंड डिग्री से कौन स्टेबल होते हैं, हाँ उसमें देखो स्टेबिलिटी के साथ में लिखवाया नहीं था, तो सबने निकाले 19 है, वैसे निकाल सकते हैं कि वो जनरल लोड के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए। हमें तो पता है कि सेकंड डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड कौन-कौन स्टेबल होते हैं, देख के पता चल जाता है। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन आयन कंट्रीब्यूशन, है ना। तो मान लो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं तो मुझे इसका प्रोडक्ट करने की कोशिश, बेंजीन पर मैंने लगा दिया है CH2, इस पे लगा दिया है ब्रोमीन, और ब्रोमीन पर थोड़ा सॉल्वेंट ले लिया मैंने ATOH, वाटर में क्या ATOH ले लिया, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन से स्टेबल कार्बोकेटायन है? तो एक्सटर्नल अटैक आने की जरूरत नहीं।
कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकंड स्टेप में जो सॉल्वेंट है वहां वाटर था तो उसने अटैक करा, यहाँ कौन है ETOH अटैक करेगा। ETOH का कौन सा एटम अटैक करेगा बताओ, ऑक्सीजन प्रोडक्ट बना के दिखाओ। अब आप SN1 रिएक्शन का बेस बन रहा है, बेस बन रहा है SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन का बेस क्रिएट होगा आप आपको धीरे धीरे। यस सर, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस द फोर्स सब्स्टिट्यूशन। वैभव आज ऑनलाइन देख रहा है शायद। है जी, सबसे पहले आपने Br माइनस निकाला, Br माइनस और C प्लस को निकालने में ये मदद करेगा। इसका डाइलेक्ट्रिक और जिसकी वजह से कैटायन और एनायन कोलैप्स करते हैं, इन दोनों को वाटर दे देंगे, वाटर देने पर ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी नहीं है Br माइनस, और सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन फाइबर कंटीन्यूअस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बताओ कौन सा स्टेबल रेजोनेंस वाला, यानी ये रिएक्शन SN1 के थ्रू इसमें एक्सटर्नल अटैक करने की जरूरत नहीं। मान लो ये स्टेबल ना होता तो ये ना निकलता, ये ना निकलता तो यहाँ जाते, यहाँ जाते तो फिर भी निकालना पड़ता, तो कौन सा अटैक कराते एक्सटर्नल अटैक, एक्सटर्नल अटैक कराते तो वो रिएक्शन दूसरी चलेगी उसका सेल्फ बोल। तो बताओ अगला बाय चांस सस्पेंड से कोई ऐसा बंदा कार्बोकेटाइन का रिअरेंजमेंट पॉसिबल तो करें। हाँ, जहां कार्बोकेटाइन बनेगा भी कुछ बात बोलने की जरूरत ना होगा, रिएरेंजमेंट होगा कहीं भी SN1 हो, एलिमिनेशन हो, कोई रिएक्शन हो, हम चलो बताओ क्या अटैक करेगा। ETOH लोन पेयर अटैक करा, तो जैसे इसने अटैक करा तो क्या बना, बेंजीन, बेंजीन के पास CH2, CH2 के पास O के पास पॉजिटिव चार्ज। बताओ कौन सा बॉन्ड जोड़ना आसान है, H वाला या इथाइल वाला, H वाला है ना, क्योंकि H वाला इसका वीक बॉन्ड है, ये वहां निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट चेक करो, मैंने क्या कहा था, जो प्रोडक्ट बनना चाहेगा उसके हिसाब से सॉल्वेंट लेंगे। मैं प्रोडक्ट ये बनाना चाहता था तो मैंने सॉल्वेंट ETOH लिया, मैं प्रोडक्ट में ETO लगाना चाहता था, मैं प्रोडक्ट में OH लगाना चाहता तो मैं वाटर लेता। तो प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या लगेगा। जी, तो बताओ SN1 है, SN2 है, ठीक है। तो अभी ये कौन सी रिएक्शन चल रही है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अभी भी कौन सी रिएक्शन है, SN1, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में सारा यही है। वैभव शर्मा बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट बनाओ। तो थर्ड क्वेश्चन में मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ। थर्ड में है CH3O CH2 और ये Cl, और यहाँ पर मैंने आपका जो ले लिया है भैया रानी के CH3 COOH ले लिया आपने, बताओ CH3 COOH सॉल्वेंट चेक करो, क्लोर कॉन्टी है Cl को निकालो। Cl को जब निकालोगे तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है? यस। यानी तो सेकंड डिग्री से अच्छा कार्बोकेटाइन है।
है कि नहीं है? ये लोन पेयर रेजोनेंस है कि नहीं? लोन पेयर के मिलने में पॉजिटिव चार्ज तो C माइनस आराम से निकल जाएगा। तो बताओ अटैक क्या करेगा? एसिटिक एसिड का कौन सा ऑक्सीजन का लोन पेयर ये है कि नहीं है? ये अटैक करेगा अपना लोन पेयर जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर एक आर सी बन जाएगी CH2 CH3O प्लस CH2 रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीजन का प्लस चार्ज है ना। कुछ टाइम के लिए RS बनी ये बनेगी लेकिन अटैक अल्टीमेटली कार्बन प्लस नहीं होगा क्योंकि तभी R प्रोडक्ट बन सकता है, इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। तो आपने अटैक कराया तो प्रोडक्ट क्या आया? CH3O CH2O जाकर जुड़ा, O से जाकर जुड़ा है H और फिर इससे क्या जुड़ा है COO CH3 ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या बाहर निकालेगा? अगले स्टेप में H बाहर तो वहां निकला बना CH3O CH2O COO CH3। इसका इसमें भी एस्टर है और ये हमारा ईथर, ठीक है। तो ये तो हमारी कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन आ गई है ना। और इससे जो ये जुड़ा है ये इसका क्या नाम, इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका अगर मैं एक कार्बन की चेन लूं मिथॉक्सी है ना, तो इसको पहले लिखिएगा मिथॉक्सी ईथर, फिर OH इथेनोएट मिथॉक्सी ईथर इथेनोएट, ठीक है। सर मिथॉक्सी ईथर के बाद ई कैपिटल इथेनोएट का सर मिथॉक्सी ईथर लिखिएगा। हां अब जो इथेनोएट आएगा वो स्पेस देके कैपिटल स्पेस देके स्पेस है मिथॉक्सी ईथर फिर स्पेस देके क्योंकि ऑक्सीजन का अलग होता है ना स्पेस देके ये जो स्मॉल मिथॉक्सी सॉरी मिथॉक्सी ईथर नहीं मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी एक कार्बन की चेन बनेगी मिथॉक्सी मीथेन लेकिन साइड चेन है तो मिथॉक्सी मिथाइल, ये बनेगा मिथॉक्सी मिथाइल इथेनोएट मिथॉक्सी मिथाइल इथेनोएट ये हो जाएगा प्रोडक्ट जिसका इसका, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि भाई तीन क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन मान लो हमारे पास किया ये CH3 C2H5 H और C आगे समझ गए। इसके पास में टोटल H2 बताओ कार्बन टाइप जो बनेगा वो लगा लेता हूँ यहाँ CH3 लगा लेता हूँ CH3 लगा लेता हूँ तो बताओ क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बन का बनता है बता रहा है CH3 CH5 CH3 और यहाँ क्या हो गया Cl ये कार्बन है। तो मैं कहना क्या चाहूँ कार्बन में खाली पी ऑर्बिटल है कि नहीं? अल्टीमेटली जो न्यूक्लियोफाइल वाटर आ रहा है अब इसके आने के लिए दो चांस है कि नहीं? एक फ्रंट से आ सकता है और एक इस आदमी का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो उसका मतलब अब इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, हो सकता है अब देखो निकलने के बाद OH बनेगा नहीं बनेगा, हो सकता है OH इधर से आया प्रोडक्ट ये बनेगा और एक इसकी मिरर इमेज हो सकता है प्रोडक्ट बैक से आया है ना, कर सकते हो। लेकिन बाई चांस दोनों कैसे हैं आइडेंटिकल? क्यों आइडेंटिकल? क्योंकि कार्बन है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया आपको कि एक ही कार्बन पर दो एग्जिस्ट करेंगे बाई चांस तो आइडेंटिकल। लेकिन मान लो इससे चार ग्रुप जुड़े हुए होते तो फिर दो प्रोडक्ट बनते हमारे है ना। एक लिविंग ग्रुप जिस साइड से निकला है उसी साइड से वो आएगा तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। तो ये रिटेंशन हुआ है जहां से निकला है वहीं से आ गया रिटेंशन। और अगर बैक साइड है तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे इन्वर्जन। ये इन्वर्ट हुआ है मामला, इन्वर्जन हुआ है ना। सर C2H5 हो रहा है ऐसे बनाते हैं नॉर्मल देख लो इधर से इधर आया मान लो ऐसे बनाते हैं इधर आता है C2H5 मान लो जैसे ये कौन सा प्रोडक्ट है इन्वर्जन, ये कौन सा प्रोडक्ट है
वन रिएक्शन में दो परपेंडिकुलर हीट एक्सचेंज मतलब अगर कार्बन पैरल नहीं हुआ तो दोनों ही कहलाएंगे। ये हम तो ऑप्टिकल आइसोलेशन को पढ़ा ठीक ही कहलाएंगे। अगर कार्बन पैरल हुआ तो तब ये दोनों दो हैं और दोनों इनिशियल हो चुके एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। तो अब मैं SN1 रिएक्शन मैंने जितने भी पढ़ाई है उसमें कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। कंक्लूजन पॉइंट्स मतलब मैं कहता हूं शॉर्ट कट में कहते हो लिखनी चाहिए कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं ना। सो लिख सकते हैं यहीं पे लिख दे रहा हूं साइड में। ठीक, तो पॉइंट नोट। पहली बात तो आप देख रहे होंगे दो स्टेप में चल रहा है मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म है SN1, टू स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा आप देखोगे इसमें कार्बोकेटायन बनता है कि नहीं बन रहा है? हाँ बन रहा है। कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? यस होगा, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इफ ठीक है। कौन सा स्टेप आरडीएस हमारा? फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस मतलब ब्रेकिंग ऑफ आरएक्स है ना, ब्रेकिंग ऑफ आरएक्स फर्स्ट स्टेप जो है इस हमारा क्या है? आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? R इज टू K RX RX की पावर 1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ना, यूनिमोलिकुलर लिख दिया मैंने, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, नो काइनेटिक, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बताया था मैंने कहीं कहीं नहीं कि आईपी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो और ट्राइटियम हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? भैया जो आरडीएस स्टेप है उसमें तो हेलोजन निकल रहा है और हेलोजन को हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम से क्या मतलब है? बदल दे रहा हो, कुछ नहीं पड़ेगा। तो आपको नो क्या पीस नो ऑब्जर्वेंस। तो अगर डायग्राम बनाओगे तो इंटरमीडिएट कितने स्टेप आए हैं? दो। इंटरमीडिएट कितना आया है? एक इंटरमीडिएट से दो ट्रांजिशन स्टेट डिग्री होती है और एक हर एक ट्रांजिशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक पीक आता है और एक डेप्थ आता है इंटरमीडिएट की। तो कार्बोकेटायन जहां बनेगा वो तो बनेगा इंटरमीडिएट, यहाँ बनेगी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट जब हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ बनेगी ट्रांजिशन स्टेट 2 जब वाटर जुड़कर जुड़ रहा होगा, OH जुड़ रहा होगा C+ और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? तो ये हमारी ऐसे पता है SN1 रिएक्शन पूरी खत्म हो गई। इसके बाद शुरू करेंगे SN2। हालांकि SN के क्वेश्चंस कराना कुछ कितने करने चाहिए। ठीक है, अब SN2 ही शुरू होगी, दोनों को बढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन कराना। SN1 को कुछ आइडिया हुआ नहीं? हुआ सर।